दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म के बारे में। और ये वीडियो एक ऐसी फिल्म के बारे में है जिसे बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। इससे पहले भी मैं कई सारी ऑस्कर पोटेंशियल मूवीज पर वीडियोस बना चुका हूं, जिसे आप आई बटन में देख सकते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं पिछले साल आई डेनिश फिल्म अनदर राउंड के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है थॉमस विंटरबर्ग ने। इसमें मेन लीड्स निभाए हैं मैट्स मिकेल्सन, थॉमस बो लार्सन, मैग्नस मिलांग और लार्स रांथे ने। पहले मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा, फिर हम इस फिल्म के मतलब को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में बात करेंगे इसकी एंडिंग के बारे में। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, फिल्म शुरू होती है डैनिश फिलोसोफर सोरेन किरकेगार्ड के एक कोट से, जो इस तरह है। यूथ क्या है? एक सपना है। प्यार क्या है? उस सपने का कंटेंट है। इसके बाद हम आते हैं फिल्म के ओपनिंग सीन पर। जगह है कोपेनहेगन, जहां टीनेजर्स का एक ग्रुप बहुत ही अनयूजुअल ड्रिंकिंग गेम खेल रहा है, जिसका नाम है लेक रेस। इस रेस में लोग पेयर्स में होते हैं और उन्होंने अपने बीच में एक बियर का केस पकड़ा होता है। यहां उन्हें लेक के चारों तरफ भागना है और उन्हें हर बेंच पे रुककर अपने केस में से एक बियर पीनी है। अगर कोई टीम उल्टी करती है तो उसका 1 मिनट डिडक्ट कर दिया जाएगा। इस तरह जो पहला पेयर लेक का चक्कर पूरा कर लेगा और अपनी बॉटल्स खाली कर देगा, वही इस रेस को जीतेगा। इसके बाद भी हम कई सारे लोगों को सड़कों पर, ट्रेन में पार्टी करता हुआ देखते हैं, जो मस्ती कर रहे हैं और बहुत सारी शराब पी रहे हैं। वो अपनी मस्ती में इतने चूर होते हैं कि वो ट्रेन में टिकट इंस्पेक्टर को भी हथकड़ी से बांध देते हैं और पार्टी करना जारी रखते हैं। कोपेनहेगन के एक स्कूल में सभी टीचर्स के सामने प्रिंसिपल उसी लड़के की बात करते हुए कहती है कि पार्टी करना ठीक है, पर ऐसे एक शरीफ आदमी को हथकड़ी लगाना हद से पार जाने जैसा है। इसलिए हमें अगले पूरे सेमेस्टर में 0 अल्कोहल पॉलिसी रखनी चाहिए। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है 4 टीचर्स से, जो अच्छे दोस्त भी हैं। मार्टिन, टॉमी, पीटर और निकोलाई। मार्टिन एक हिस्ट्री टीचर है, टॉमी फिजिकल टीचर है, पीटर एक म्यूजिक टीचर है और निकोलाई साइकोलॉजी टीचर है। ये चारों ही अपने अनमोटिवेटेड स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगियां बोरिंग और बासी हो रही है। मार्टिन अपनी वाइफ एनिका से पूछता भी है कि क्या उसे लगता है कि वो बोरिंग हो गया है, तो उसकी वाइफ कहती है कि वो पहले वाला मार्टिन नहीं रहा जिससे वो अपने यंग डेज में मिली थी। खैर, ये सभी दोस्त निकोलाई का 40th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक डिनर पर मिलते हैं। वहां ये सभी लोग साइकेट्रिस्ट विंस कार्टराइट के बारे में चर्चा करते हैं, जिनकी थ्योरी ये कहती है कि ब्लड अल्कोहल कंटेंट यानी BAC का 0.05 होना आपको ज्यादा क्रिएटिव और रिलैक्स्ड बनाता है। पीटर के शब्दों में कहें तो ये आपको मोर स्पिरिटेड और सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाता है। यहां इस नंबर से मतलब है वाइन के 1 या 2 ग्लास। इस टॉपिक पे बात करते करते वो मार्टिन की क्लास सिचुएशन पे आ जाते हैं, जो काफी खराब है। स्टूडेंट्स को भी लगता है कि अब वो ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा है और इसी बारे में बात करने के लिए उसके पास कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी आए थे। इस बात पर पीटर और टॉमी का ये कहना है कि क्लास में वो बॉस है और उसे इसी तरह चीजें हैंडल करनी चाहिए। उसे स्टूडेंट्स को बहुत सारा होमवर्क देना चाहिए, असाइनमेंट्स देने चाहिए, वगैरह वगैरह। ये लोग ऐसे ही सुधरेंगे। लेकिन इस पर निकोलाई का यह कहना है कि यहां प्रॉब्लम इससे ज्यादा बड़ी है। दरअसल उसकी क्लास उसी की तरह बहुत ही बोरिंग और अनइंस्पायरिंग हो चुकी है। मार्टिन भी कहीं ना कहीं इस बात से एग्री करता है।
डिनर चलता रहता है और मार्टिन ज्यादा वाइन पीने लगता है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। निकोलाई उससे पूछता है कि क्या दिक्कत है, तो वो बताता है कि वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है, वो ज्यादा लोगों से मिलता भी नहीं है। फिर निकोलाई उससे एनिका के बारे में पूछता है, जिसपे वो बताता है कि वो भी ज्यादातर नाइट शिफ्ट करती है। मैं उससे भी ज्यादा नहीं मिलता, वो किसी और से मिलना भी नहीं चाहता, क्योंकि एनिका उसके बच्चों की माँ है और उसने उसकी डैड की मौत से पहले उनकी बहुत सेवा की थी। उनकी प्लानिंग यही थी कि वो बुढ़ापे में एक दूसरे का हाथ थामे रखेंगे और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। हम साफ देख सकते हैं कि वो डिप्रेस्ड है। पीटर और टॉमी उसे चीयर अप करने के लिए उसके पास्ट की बातें बताते हैं कि वो 12 साल पहले कितना बेहतरीन टीचर था वगैरह वगैरह। टॉमी उससे भी पहले की कहानी बताता है जब वो जीन्स पहन के टफ गाय बन के जैज बैले की क्लासेस लिया करता था। वो उससे डांस की रिक्वेस्ट करते हैं, बट दे एंड अप डांसिंग देमसेल्व्स और मार्टिन का मूड भी लाइट अप हो जाता है। अगले दिन उसी थ्योरी से इंस्पायर होकर मार्टिन स्कूल में ही पीना शुरू कर देता है। वो वॉशरूम में बॉटल ले जाता है और कुछ घूंट लेके क्लास लेने पहुंचता है। उसे खुद में कुछ फर्क नजर आता है और घर जाते वक्त निकोलाई से लिफ्ट लेता है और उसे बता देता है वो अपने बीएससी को 0.05% मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों कॉल करके इस बारे में टॉमी और पीटर को बता देते हैं और इवेंचुअली सभी इस चीज में ज्वाइन करने का फैसला ले लेते हैं। वो इसके बारे में काफी डिस्कशन करते हैं, कब पीनी है, कितनी पीनी है, क्या होगा अगर उन्हें ज्यादा नशा हो गया वगैरह वगैरह। इस बात पे पीटर कहता है कि हम ऐसे अकेले इंसान नहीं होंगे जो दिन में ड्रिंक करें। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन नॉवेलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंग्वे सिर्फ रात को 8 बजे तक ही ड्रिंक किया करते थे ताकि वो अगले दिन उसी एनर्जी के साथ काम कर पाएं, और उन्हें भी ऐसी ही कुछ अप्रोच के साथ चीजें शुरू करनी चाहिए। वो इस थ्योरी को एक एक्सपेरिमेंट की तरह टेस्ट करने का फैसला लेते हैं और कुछ रूल्स भी बना लेते हैं, जैसे कि उनका बीएससी 0.05 से कभी नीचे नहीं आना चाहिए और वो सिर्फ वर्क के दौरान ही पिएंगे और 8 बजे के बाद बिल्कुल नहीं पिएंगे। और इस चीज के एविडेंस कलेक्ट करने और इसे एक लेजिट एक्सपेरिमेंट बनाने के लिए वो एक एस्से भी लिखते हैं, अ स्टडी ऑफ फिनिक्स कार्डवर्ड्स हाइपोथेसिस। इसमें वो अपने रिजल्ट साझा करेंगे ताकि ये सब एक बेवकूफी वाला एक्सपेरिमेंट ना लगे। सभी इस चीज को लेके अपनी सहमति देते हैं। अगले दिन से एक्सपेरिमेंट शुरू होता है और निकोलाई को उसकी वाइफ ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है, लेकिन वो छिपकर नाश्ते से पहले ही थोड़ी वाइन पी लेता है। ये लोग बीएससी लेवल टेस्टिंग के लिए ब्रीथलाइजर भी ले लेते हैं। मार्टिन क्लास में एंटर करने से पहले वॉशरूम में अपना बीएससी लेवल चेक करके क्लास लेना शुरू करता है। वो यहाँ पूरा बदला हुआ नजर आता है और आते ही अपने फ्लास्क से ड्रिंक करता है। इसके बाद वो स्टूडेंट से एक एक्साइटिंग सवाल पूछता है। वो उन्हें एक हाइपोथेटिकल इलेक्शन के लिए 3 लोगों की चॉइस देता है। फिर वो एक एक करके सबकी डिस्क्रिप्शंस देता है। इसमें पहला कैंडिडेट पोलियो से पीड़ित है, उसे हाइपरटेंशन है, उसे अनीमिया भी है और कुछ और सीरियस बीमारियां भी हैं। अगर उसे झूठ से फायदा होता है तो वो झूठ बोलता है। वो अपने पॉलिटिक्स के लिए एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेता है। वो चेन स्मोकर है और उसने अपनी बीवी को धोखा भी दिया है। दूसरा कैंडिडेट मोटा है, 3 इलेक्शन पहले ही हार चुका है, उसे डिप्रेशन था और उसे 2 हार्ट अटैक्स भी आ चुके हैं। उसके साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है। वो नॉन स्टॉप सिगार पीता है और बेड पे जाने से पहले वो काफी सारी शराब के साथ 2 नींद की गोलियां लेता है। तीसरा आदमी एक डेकोरेटेड वॉर हीरो है। वो औरतों की रिस्पेक्ट करता है, जानवरों से प्यार करता है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करता और कभी कभार सिर्फ 1 बियर पीता है। सभी स्टूडेंट्स मेजॉरिटी से तीसरे इंसान को वोट देते हैं और मार्टिन ऐसा खुलासा करता है जिससे सब हैरान रह जाते हैं। पहला आदमी होता है यूएसए का 32वां प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। दूसरा होता है यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और तीसरा होता है नाजी लीडर अडोल्फ हिटलर। इस बात से वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है
कि आप दुनिया को जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वो वैसी होती नहीं है। स्टूडेंट्स इस नए मार्टिन के तरीके से बहुत शॉक्ड रह जाते हैं। वहीं पीटर भी अपनी बोरिंग म्यूजिक क्लास को इंटरेस्टिंग बनाता है। वो खिड़की के पर्दे लगा देता है, वहां रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। वो स्टूडेंट्स को ग्रुप में आकर हाथ पकड़ने को कहता है और बताता है कि अब हम अपने कानों से, अपने दिल से और अपनी आत्मा से गाएंगे और यहाँ अपनी एनर्जी को फ्लो कर देंगे। हमें उसके एक्सप्रेशन देखते ही पता चल जाता है कि वो खुद भी इस चीज को बहुत इंजॉय कर रहा है। इधर टॉमी भी छोटे बच्चों के साथ फुटबॉल कोचिंग को बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहा है। मार्टिन को इसमें सबसे ज्यादा फायदा होता है। वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रिकनेक्ट होना शुरू करता है। वो रात को उनके लिए डिनर बनाता है। वो और एनिका साथ में डिनर करते हैं। मार्टिन उससे फॉल वेकेशन के प्लान के बारे में पूछता है। एनिका ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि आखिरी बार वो 8 साल पहले वेकेशन पर गए थे। पर मार्टिन कहता है कि बच्चों के लिए कहीं बाहर जाना अच्छा रहेगा। वो वाइन पी रहा होता है कि तभी उसकी नजर टाइम पर जाती है और वक्त 8 बजे से ज्यादा होने की वजह से वो पानी पीने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोगन नाम का एक आदमी टॉमी को जिम डिपो में अल्कोहल की कुछ छिपी हुई बॉटल्स दिखाता है। वो हैरान है कि ये यहां पहुंची कैसे, क्योंकि वहां की चाबी ज्यादा लोगों के पास नहीं है। टॉमी भी ऐसे शो करता है कि उसे भी बहुत हैरानी है। अगली सुबह प्रिंसिपल सभी टीचर्स को इस बारे में बताती है कि शायद कुछ स्टूडेंट्स स्कूल टाइम के दौरान ही अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं। इसी मीटिंग के बाद मार्टिन सजेस्ट करता है कि उसे बरसों बाद पढ़ाते हुए इतना अच्छा महसूस हुआ है और उसे लगता है कि उन्हें इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आगे ले जाना चाहिए। इसी बात के सपोर्ट में निकोलाई एक फेमस पियानिस्ट क्लाउस हेयरफोर्ड के बारे में बताता है, जो पियानो बजाते वक्त ना तो सोबर होता था और ना ही नशे में होता था, और फिर भी वो अपने काम में एक मास्टर था। वो इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट 2 शुरू करते हैं और वो अपना BAC लिमिट इंक्रीज कर देते हैं, यानी और ज्यादा अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम कई सारे ड्रंक सेलिब्रिटीज की क्लिप्स देखते हैं। मार्टिन नशे में स्कूल पहुंचता है। पीटर और टॉमी उसे देख रहे होते हैं कि तभी वो दीवार से टकरा जाता है। उसकी नाक से खून निकलता है और वो इसे साफ करके वापस क्लास लेने चला जाता है। वो फिर से एक इंटरेस्टिंग क्लास स्टार्ट करता है और बोर्ड पर 3 फेमस लोगों, यानी USA के 18th प्रेसिडेंट जनरल ग्रांट, अमेरिकन नॉवेलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंग्वे और फॉर्मर UK प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल की तस्वीर लगाता है और स्टूडेंट से पूछता है कि आप में और इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है। फिर वो उन्हें समझाता है कि ये लोग बहुत शराब पीते थे और आप लोग भी बहुत शराब पीते हो। स्टूडेंट्स ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो उनसे लेक रेस के रूल्स पूछता है और ये भी पूछता है कि इसमें कौन कौन हिस्सा लेता है, और मोस्टली सभी लोग हाथ उठा लेते हैं। मार्टिन एक इंटरेस्टिंग चीज बताता है कि विंस्टन चर्चिल ने 37 बुक्स लिखने, 500 पेंटिंग्स बनाने, लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीतने और वर्ल्ड वॉर 2 जीतने के अलावा भी एक बहुत ही जरूरी बात कही थी कि मैं ब्रेकफास्ट से पहले कभी नहीं पीता। यानी कि आप जब लेक रेस में भाग रहे हो तब हमेशा याद रखिएगा कि इनमें से कोई भी आपको आसानी से पछाड़ सकता है और आप एक ग्रेट कंपनी में हैं। पर सवाल यह है कि हिस्ट्री के एग्जाम में कौन पास होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो कौन हेमिंग्वे की तरह बेहतरीन काम करेगा और कौन चर्चिल की तरह वर्ल्ड वॉर 2 जीतेगा। स्टूडेंट खुशी से झूम उठते हैं और पढ़ाई में पूरी तरह मार्टिन का साथ देने लगते हैं। निकोलाई ये सब खिड़की से देखता है और हैरानी में पड़ जाता है। वो उसे कहता है कि ये बहुत ही लाजवाब था। तभी मार्टिन को पता चलता है कि एनिका ने वेकेशन के लिए ये समझ के मना कर दिया कि मार्टिन उस बारे में सीरियस नहीं था। वो फिर भी उससे एक बार कोशिश करने को कहता है। बाकी तीनों को भी अपनी तरह से काफी फायदा होता है। टॉमी अपनी टीम में जोश भर देता है और उसकी टीम जीत भी जाती है और शाम को चारों मिलके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अगले दिन पीटर एक डिप्रेस स्टूडेंट सेबेस्टियन से मिलता है, जो अपने एग्जाम को लेके बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। वो एग्जाम से पहले
उसे भी थोड़ा ड्रिंक करने के लिए एडवाइस करता है, उसकी मदद करने के लिए। वो प्रॉमिस करता है कि वो किसी को नहीं बताएगा। वहीं इवेंचुअली मार्टिन और उसकी फैमिली वेकेशन पर पहुंच जाती है और साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करती है। मार्टिन एंड एनिका ऑल्सो मेड लव। इसके बाद ये सब निकोलाई के घर पर मिलते हैं, जहां वो कहता है कि हमें इस एक्सपेरिमेंट को और ऊपर ले जाना चाहिए, जहां आप हर वो चीज कह सको, कर सको जो आप अपने दिल में दबा कर रखते हो, जहां आप खुद को आजाद महसूस कर सको। सभी इस बात के लिए अग्री करते हैं सिवाय मार्टिन के, जो अब अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता है। पर उनको प्योर अल्कोहल ड्रिंक एंजॉय करते देख वो भी वहीं रुक जाता है और यहां से शुरू होता है इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट 3। वो लोग खूब शराब पीते हैं, डांस करते हैं और फिर नशे की हालत में ही फ्रेश कॉट मछली लेने निकल पड़ते हैं, जो निकोलाई की वाइफ ने लाने के लिए कही थी। उन्हें कुछ नहीं मिल पाता तो वो नशे में फ्रेश कॉट पकड़ने चले जाते हैं और जाहिर है इससे भी कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन फिर भी वो यहाँ रुकते नहीं हैं और शाम को भी एक पार्टी में पहुंचकर फिर से शराब पीते हैं। अब इसका नतीजा ये होता है कि निकोलाई अपने घर की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ पाता। He peed on his bed and then उसकी वाइफ उसे छोड़कर अपनी बहन के घर चली जाती है। मार्टिन को उसका बेटा नशे की हालत में घर पर लाता है। उसके सर पर चोट लगी हुई है। वो उसे बेड पर लिटा देते हैं और जब वो होश में आता है तब उसकी फैमिली उसके सामने अपनी चिंता जाहिर करती है कि वो अल्कोहलिक होता जा रहा है क्योंकि वो हफ्तों से पी रहा है। इस दौरान एनिका बच्चों को अपने रूम में भेज देती है और हस्बैंड वाइफ के बीच बहस शुरू हो जाती है, जिसमें एनिका कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने दोस्तों के साथ शराब पीते हो, पर यहाँ सवाल ये है कि तुम कभी हमारे लिए प्रेजेंट रहे ही नहीं हो। तुम कहीं गायब ही थे और मेरे सिवा किसी और के साथ एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच वो ये भी एक्सेप्ट कर लेती है कि वो भी फिजिकली किसी और के साथ इन्वॉल्व थी। ये सुन के मार्टिन गुस्से में टेबल पर रखा सामान फेंक देता है और वहां से चला जाता है। वो सब मिलके फिर से पीते हैं और बिल्कुल बेहोशी की हालत में पहुंच जाते हैं और इवेंचुअली नेगेटिव सोशल इफेक्ट और अल्कोहलिज्म के खतरे की वजह से अपने एक्सपेरिमेंट को यहीं खत्म कर देते हैं। महीनों बीत जाते हैं। ग्रुप के सभी मेंबर्स ने दिन में पीना छोड़ दिया है सिवाय टॉमी के, जो कि अब एक अल्कोहलिक बन चुका है। प्रिंसिपल क्रिसमस ब्रेक के बाद एक मीटिंग में सबको बताती है कि एक या एक से ज्यादा फैकल्टीज स्कूल प्रेमिसेस में ड्रिंक कर रहे हैं और इसके सबूत भी मिले हैं। तभी टॉमी वहां नशे में धुत होकर पहुंचता है और इतना ज्यादा नशे में होता है कि मार्टिन को उसे घर छोड़ने जाना पड़ता है। वो उसके होश में आने तक वहां रुकता है और रात को उसे समझाता है कि उसे अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। जब मार्टिन वहां से निकल रहा होता है तब टॉमी उसे कहता है कि मुझे पता है तुम अभी भी एनिका से प्यार करते हो, उसे अपनी जिंदगी में वापस ले आओ, तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं तुम्हें इसी तरह याद रखना चाहता हूं। उसकी बात से इन्फ्लुएंस होके वो एनिका को मिलने बुलाता है और उससे कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं, मैं तुम्हें अभी भी प्यार करता हूं, क्या हम फिर से शुरुआत नहीं कर सकते? पर एनिका वहां पे सिर्फ डिवोर्स के सिलसिले में बात करने आई होती है और मार्टिन की बातें सुनकर वो वहां से चली जाती है। इधर स्कूल में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। मार्टिन सोबर रह के ही क्लास लेता है और बच्चों को आने वाले रिजल्ट के लिए शुभकामना देता है। वहीं पीटर की मुलाकात फिर से सेबेस्टियन से होती है, जो उसे अपने दिए गए टॉपिक पर बात करने से पहले कुछ अल्कोहल लेने को कहता है ताकि वो अपने टॉपिक पर थॉट्स कलेक्ट कर सके और बोलने की हिम्मत जुटा सके। और ये चीज इवेंचुअली उसे हेल्प भी करती है। वो अपने टॉपिक किरकेगार्ड्स कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइटी के जरिए एक बहुत ही अच्छी बात बताता है कि इंसान को अपने फेलियर और अपनी कमियों को खुल के अपनाना चाहिए, क्योंकि तभी वो दूसरों से और खुद से प्यार कर पाएगा। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल सेबेस्टियन खुद है। मार्टिन से मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद टॉमी अपने डॉग के साथ अपनी बोट में ओशन की तरफ सेल करने निकल पड़ता है और इसी जर्नी में उसकी मौत हो जाती है। वो तीनों लोग टॉमी के फ्यूनरल पर मिलते हैं। मार्टिन उसकी मौत से सबसे ज्यादा दुखी नजर आता है। इसके बाद वो खाना खाने एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां वो अल्कोहल से थोड़ा बच के रहने की कोशिश कर रहे होते हैं।
पीटर निकोलाई से उसकी फैमिली कंडीशन के बारे में पूछता है और वो बताता है कि अब काफी कुछ बदल चुका है, हमने एक नई शुरुआत की है अपने रिश्ते को लेकर। इसी दौरान मार्टिन को एनिका का एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है, आई मिस यू अ लॉट। ये पढ़ के वो खुशी से भर जाता है। तभी वो देखते हैं कि उनके स्कूल के बच्चे पास होने के बाद वहां से गुजर रहे हैं। वो तीनों बाहर निकलते हैं। मार्टिन बाहर जाते जाते अपनी वाइफ को लिखता है कि शायद टॉमी ही है जो हमें एक साथ ला रहा है, और वो भी इस बात पे अग्री करती है और अपनी शादी को एक और चांस देने के लिए मान जाती है। मार्टिन, पीटर और निकोलाई स्टूडेंट्स के सेलिब्रेशन में उन्हें ज्वाइन करते हैं और उनके साथ हार्बर पे ड्रिंक भी करते हैं। पीटर एक बार फिर मार्टिन से अपने डांस मूव्स दिखाने की रिक्वेस्ट करता है और आखिरकार हमें मार्टिन का जैज बैले डांस देखने को मिलता है, जिसे करने से वो पूरी फिल्म में मना करता आया है। खुशी की वजह से उसका डांस इंटेंस होता चला जाता है। वो खुद को फ्री कर देता है और उसके पानी में कूदने के फ्रीज शॉट के साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब इस फिल्म को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज ये कि अगर हम ऐसा समझते हैं कि ये फिल्म अल्कोहलिज्म के बारे में है, तो इसका मतलब हम डायरेक्टर की इंटेंशन को गलत तरीके से समझ रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ अल्कोहल के बारे में और उसे कंज्यूम करने के बारे में काफी ज्यादा बातें की गई हैं और ये इसके नैरेटिव में एक इफेक्ट की तरह इस्तेमाल होती है। पर अगर आप अनदर राउंड को बारीकी से देखें तो ये फिल्म एक कैथारसिस की तरह सामने आती है। यानी कि ये फिल्म अल्कोहल से ज्यादा सालों से मन के अंदर दबे इमोशंस और उनके रिलीज होने के बारे में है। और इस चीज को समझने के लिए अल्कोहल को महज एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया गया है। फीलिंग्स और इमोशंस पानी की तरह होते हैं। अगर ये बहुत लंबे वक्त तक एक ही जगह जमे रहें तो ये टॉक्सिक हो सकते हैं। मार्टिन ये बात जानता है कि अब वो पहले जैसा टीचर नहीं रहा है। जब उसने स्कूल ज्वाइन किया था वो एक बहुत ही दिलचस्प इंसान था जो काफी इमेजिनेटिव था। उसकी क्लासेस घिसी पिटी हो चुकी थी और धीरे धीरे सारा मजा कहीं खो चुका था। उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई थी और हर गुजरते दिन के साथ उसकी इंस्पिरेशन कम होती चली जा रही थी। जो रिसर्जेंस हमें एंड में देखने को मिलता है वो एक कैथारसिस होता है, जो कि कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स का नतीजा था। वो इस हद तक फूट चुका था कि बाहर निकल जाने के अलावा कोई और रास्ता था ही नहीं। थॉमस विंटरबर्ग हमें ये एहसास करवाते हैं कि जिंदगी हमें आगे बढ़ते रहने के लिए कोई बड़ा रीजन या पर्पस नहीं देने वाली। वो छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जिनमें असल में खुशियां छिपी हैं। जिंदगी जीने की खुशी का मतलब ये नहीं है कि आप कभी फेल नहीं होंगे, बल्कि सारे संघर्ष के बावजूद उस प्रोसेस से प्यार करना और उन फेलियर्स को अपनाना ही जिंदगी है। टॉमी की मौत वो घटना होती है जिसके जरिए मार्टिन, निकोलाई और पीटर अपनी उस बोरिंग और ऑर्डिनरी जिंदगी से आजाद हो पाते हैं जिसमें वो बुरी तरह से फंस चुके थे। वो इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम करना सीख जाते हैं, यानी कि वो लोग वो सारी चीजें भूल जाते हैं जो उन्होंने सीखी थी और वो फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। वो अपने प्रेजेंट को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं और खुद अपने मैकेनिकल लूप से पीछा छुड़ा लेते हैं। इससे मुझे अर्नेस्ट हेमिंग्वे की कही एक बात याद आती है कि हम सभी एक ऐसी क्राफ्ट के अप्रेंटिस हैं जहां कोई भी कभी मास्टर नहीं बन सकता। खैर, एक आइडियल लाइफ जीने के लिए कोई रूल नहीं बना है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां आपको नहीं पता होता कि आपको क्या करना है। आप कुछ ट्राई करते हो, अब हो सकता है कि वो हिट कर जाए या ये भी हो सकता है कि वो फेल हो जाए। यही असली जिंदगी है। लेकिन अपनी की गई चीजों की जिम्मेदारी लेना, यही चीज सबसे अहम है। किसी चीज से भागना एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है जिसका कोई अंत नहीं है। आप हर बार दूसरों पर इल्जाम लगा सकते हो, पर इससे कुछ सॉल्व नहीं होगा। मार्टिन कभी भी अपनी शादी में वो बेटर हाफ था ही नहीं जो उसे होना चाहिए था। उसकी वाइफ एनिका को उसकी मौजूदगी की कोई खैर खबर ही नहीं होती थी, लेकिन उसे भी पूरी तरह ब्लेम नहीं किया जा सकता। दरअसल मार्टिन ने कोशिश करना ही बंद कर दिया था। उसने चीजों को बस इसी तरह से घटने दिया जैसे कि उसे उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। निकोलाई भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। उसने कभी भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया और ना कभी
वो सपोर्ट सिस्टम बन पाया जिसकी उसकी वाइफ को सबसे ज्यादा जरूरत थी। पीटर नहीं जानता था कि एक टीचर होने के नाते वो कैसे अपने काम को अमर बनाएगा, जबकि खुद सिस्टम ही एक हाई स्कूल टीचर के लिए रिस्पेक्टफुल नहीं होगा। पर यहाँ फैक्ट ये है कि ये सभी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं। वो बस बैठे हुए हैं और दूसरों के उन कामों को देख रहे हैं जिनसे उनकी जिंदगी पर असर पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की एंडिंग के बारे में, जिसमें सबसे अहम चीज है मार्टिन का डांस। अब या तो ये डांस हाल ही में हुई मौत के बाद एक सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ की तरह था, इन यंग स्टूडेंट्स की जिंदगी की शुरुआत जिन्हें उन्होंने यहां तक पहुंचाने में मदद की, जिंदगी के ट्रैक पे वापस आने का सेलिब्रेशन। तीनों टीचर्स के पास सेलिब्रेट करने को कुछ न कुछ था, या फिर ये डांस थोड़ा डार्क था। वो वापस अपने शराब वाले ट्रैक पे आ चुके हैं। वो रेस्टोरेंट में एंटर करने से पहले ड्रिंकिंग करने के लिए थोड़ा हिचकिचाते हैं, पर कुछ ही मिनट बाद वो फिर से पहले की तरह शराब पीने लगते हैं। वो फिर वही गलती करते हैं जिसने उनकी फ्रेंड की जान ली। उन्होंने उस हादसे से कुछ सीखा नहीं। शायद उन्हें उस आजादी की लत लग गई थी जो उन्होंने कुछ समय पहले महसूस की थी। ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन ही इस फिल्म को एक ग्रेट फिल्म बनाती हैं। ये आपको डायरेक्टली नहीं बताती कि इसके बारे में क्या सोचना है, पर यह आपको अपना ओपिनियन बनाने के लिए छोड़ देती है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि मार्टिन जब अपनी वाइफ के साथ रेस्टोरेंट में होता है तब वो ड्रिंक नहीं करता। हालांकि वो व्हाइट वाइन का एक ग्लास ऑर्डर जरूर करती है। तो इससे मतलब ये निकलता है कि अगर वो चाहे तो अपने इस एक्सटेंसिव अल्कोहल यूज को रोक सकता है, इसकी बुरी लत बनने से पहले। जहां तक बात है एंड की, तो मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट में तो वो जाहिर तौर पर टॉमी को ऑनर करना चाहते थे। वो टोस्ट करके उसकी जिंदगी और अपनी दोस्ती को ऑनर करते हैं। पहले के कंपैरिजन में वो रेस्टोरेंट में ज्यादा नहीं पीते। हाँ, ये जरूर है कि वो बाहर स्टूडेंट्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए कुछ ड्रिंक जरूर लेते हैं। और लास्ट सीन में मार्टिन के डांस के वक्त जो गाना बजता है वो हमें एक पॉजिटिव वाइब देता है। व्हाट अ लाइफ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल राइड। और फ्रेम वहीं फ्रीज हो जाता है। मार्टिन अभी भी मिड एयर में होता है। वो पानी में गिरने के बजाय आसमान में उड़ता हुआ लगता है। ये सच है कि वो लैंड तो जरूर करेगा, लेकिन वो सीन दिखाया नहीं गया है। यानी कि इस फिल्म को हाई स्पिरिट्स के साथ खत्म किया गया है। और आप चाहे इस एंडिंग को नेगेटिव समझें या पॉजिटिव, पर मेरे लिए ये फॉर श्योर एक पॉजिटिव एंडिंग है। और ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखते ही आपका मन खुशियों से भर जाता है। अनदर राउंड एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है जो आपको अंदर तक हिला देती है। इसकी परफॉर्मेंसेस आपको मेस्मराइज करती हैं। यहाँ सीन्स बहुत ही ऑर्गेनिक लगते हैं और ये मानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये सब एक स्क्रिप्टेड चीज है। ये एक मैच्योर फिल्म है जो ऐसे इश्यूज के बारे में बात करती है जिसे समझने के लिए काफी एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ सकती है। ये हमें सिखाती है कि शायद हमें हर चीज में सेंस ढूंढना बंद करके जिंदगी को थोड़ा खुल के जीना चाहिए। आखिर में मैं किरकेगार्ड के कोट से विदा लेना चाहूंगा कि हिम्मत करने से हो सकता है आप कुछ वक्त के लिए अपनी नींव खो दें, लेकिन हिम्मत ना करने से हो सकता है कि आप खुद को ही खो दें। तो दोस्तों, ये था अनदर राउंड का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अब ये फिल्म ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।